दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर फ्रेंड। हमारी इकोनॉमी की सीरीज जो है हिंदी के अंदर चल रही है, जिसका नाम अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं लाइक भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, अगर हम बात करें तो हमें जो है देखने को मिल रहा है। ठीक है। और इस भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो हम काफ़ी बड़े पड़ाव पे पहुंच गए, करीब 55 टू 60 वीडियोस के आसपास जो है अगर हम बात करें तो हमारी होने वाली है। और ये सीरीज़ यूपीएससी और साथ में जो सभी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे इकोनॉमी को बहुत अच्छे से समझाया मतलब पूछा जाता है, तो यहाँ पे ये वीडियोस जो है काम आ सकती हैं। इसमें अगर हम बात करें तो आप मोटा मोटा ये मान के चलो कि आपको काफ़ी डेप्थ के अंदर आपको कुल मिला के जो है नॉलेज आपको बेसिकली जो है होनी चाहिए। अगर आप नहीं होगी तो आपका इकोनॉमी का पेपर ख़राब हो जाएगा। जिस तरह से यूपीएससी ने 2022 में 2000 अगर हम बात करें तो 2022 में कम से कम, अभी मेरे हिसाब से मैंने एनालिसिस किया था, 21 क्वेश्चन जो है हमें जो है देखने को मिल रहे हैं। यानी कि हमें ये पता चला 2022 में 21 क्वेश्चन, यानी कि यूपीएससी प्रीलिम्स में दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। यूपीएससी प्रीलिम्स में 21 क्वेश्चन का आना विद प्रूफ के साथ जो है मैंने बिल्कुल बात करी है। तो इसलिए मैं आपसे बोलूँगा कि इस इकोनॉमी को बहुत अच्छे से लें, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है हो सकती है। अगर आपका इकोनॉमी सेक्शन साथ में आपका पॉलिटी सेक्शन, मान लो यार पॉलिटी से 12 क्वेश्चन आते हैं, 21 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को मिला के आपका 33 क्वेश्चन होते हैं, 3-4 क्वेश्चन गड़बड़ भी मान ले तो भी आपके 30 क्वेश्चन हो जाते हैं। बचा क्या? सिलेक्शन हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही एक रीज़न है कि इकोनॉमी बहुत आपको स्ट्रॉन्ग करनी है। अभी तो देखो, एक कहावत है ना, जो फ्री में डालता है उसकी वैल्यू नहीं होती, जो पेड डालता है। इन्हीं लेक्चर्स को जब मैं मेंस ओरिएंटेड बनाऊंगा तो पेड में जाएंगे भाई, मैं भी तो फ्री में दे रहा हूँ ना। तो उस कंडीशन में अगर मैं बात करूँ तो कुल मिला के ये है कि इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा आपने जो है स्ट्रॉन्ग करके चलना है। और इकोनॉमी को जब आप स्ट्रॉन्ग करके चलेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ायदा आपको जो है बेसिकली जो है देखने को मिलेगा। तो इसलिए इकोनॉमी को कंसेप्चुअल पढ़िए। अगर इवन कोई टेस्ट सीरीज बनाता है तो कंसेप्चुअल अगर टेस्ट सीरीज है तो ही आप लीजिए, अदरवाइज को इग्नोर कीजिए। क्योंकि इज एम आर हटाने से कोई टेस्ट क्वेश्चन बनते हैं तो उसको हम क्वेश्चंस नहीं कहते। जहाँ से सच में कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएं, उन्हीं टेस्ट सीरीज को आप फॉलो, जो कि जैसे हमारी भी इन फ्यूचर में टेस्ट सीरीज आ रही है, आप हमारी भी टेस्ट सीरीज को इन फ्यूचर में देख सकते हैं। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात। तो अभी हमने परिणाम को समझा अच्छे से लास्ट वीडियो में कि मुद्रास्फीति के परिणाम क्या होते हैं। हमने पहले स्टार्टिंग से मुद्रास्फीति समझी क्या होती है, कंसेप्चुअल दो वीडियो बनाई लंबी लंबी, 40 मिनट के आसपास चली गई थी। उसमें बिल्कुल खोल के समझाया, क्योंकि क्वेश्चंस जो है कंसेप्चुअल पे ही आएंगे। तो आज हम इसके नियंत्रण के उपाय को समझेंगे, एक वीडियो और बनेगी, फिर इसके बाद WPI CPI, फिर खत्म हो जाएगा, फिर कुछ खास नहीं है। तो अब यानी कि नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। अभी तक हमने परिणाम समझे कि भाई किस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, किस पे क्या पड़ेगा, लोन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं जहाँ तक मुझे डिफरेंट डायमेंशंस जो मुझे दिखे, जहाँ तक मेरी नॉलेज थी, मैंने आपको सभी डायमेंशंस को बिल्कुल अच्छे से कवर किया। अब नियंत्रण के ऊपर भागते हैं। नियंत्रण का मतलब यह है कि आखिर वो कैसे इसको अगर मान लो हमारे देश में अभी जैसे इन्फ्लेशन चल रहा है तो कैसे नियंत्रण हो सकता है। इसके दो प्रकार हैं। इसके दो प्रकार जो सबसे ज़्यादा हमें जो देखने को मिलते हैं, वो हमें ये देखने को मिलते हैं दोस्तों, कि एक होती है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति में बेसिकली आप ऐसे समझो कि मौद्रिक नीति जहाँ पर RBI का रोल सबसे ज़्यादा आ जाता है, यानी कि जो देश का सबसे बड़ा बैंक होता है उसके पास भी कुछ पावर्स होती हैं, वो भी अपने हिसाब से जो है चीज़ों को मॉनिटर करके आगे पीछे करके मतलब कि नियंत्रण कर सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी होती है गवर्नमेंट, जब यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ लेके आती है, न्यू अनाउंसमेंट करती है। जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ, अभी हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके बड़ी ही दुविधा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब यहाँ पे ये है कि देखो गवर्नमेंट कैसे प्रमोट करे, इस चीज़ को समझना। पहली बात, इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्ट, इवन हमारा भी मानना है कि यार हम भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लें, इलेक्ट्रिक कार लें, सस्ती आ जाए, ठीक है, लेकिन अभी इसकी कॉस्ट बड़ी महंगी है। मिनिमम टाटा नेक्सॉन की बात करें तो 16 लाख ऑन रोड है, और वही नेक्सॉन की बात करें तो 9 लाख ऑन रोड है, जो नेक्सॉन जो गाड़ी है टाटा की है, ठीक है। इलेक्ट्रिक लोगे तो 16 लाख, अगर वैसे लोगे तो 9 लाख। तो यार 7 लाख का गैप है, और 7 लाख में तो आदमी पूरा पेट्रोल से ही कर लेगा। तो कहीं ना कहीं देखें तो महंगा है। आप समझ रहे, हालांकि ये 1 रुपये पर किलोमीटर चलती है ये गाड़ी, और ये बात करें तो ये 7 से 8 रुपये किलोमीटर पर किलोमीटर चलती गाड़ी, यही फ़र्क होगा। लेकिन मन सबका है, लेकिन क्या है, एक तो कॉस्ट, दूसरा फिर गवर्नमेंट ने कैसे प्रमोट किया। मैं आपको मुद्रास्फीति पे ही कनेक्ट करूंगा कि गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, कैसे होता है। गवर्नमेंट क्या बोलती है, 1.5 लाख सब्सिडी ले लो इस पर, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेगा उसको हम 1.5 लाख रुपए कम देंगे।
यानी कि गवर्नमेंट उसको यानी कि प्रमोट कर रही है, लेकिन जब प्रमोट तो करे, लेकिन इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात आती है कि भाई कहीं अल्लाह दुख गए तो वहाँ क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा। तो ये सब चीज़ों के कारण फिर गवर्नमेंट यहाँ पे आगे किसी चीज़ को प्रमोट करना हो, चाहे किसी को कम करना हो, किसी को प्रमोट भी करना हो, तो गवर्नमेंट आगे आती है। समझे मेरी बात? तो गवर्नमेंट ही कुल मिला के यहाँ पे जो है पूरा का पूरा जो है रोल हमें जो है देखने को यहाँ पे मिलता है। फिर मौद्रिक नीति। अब देखो मौद्रिक नीति में अगर हम बात करें, देखो मैंने आपको दो यहाँ पे चीजें बताई यहाँ पे कि मौद्रिक नीति है और राजकोषीय नीति है। मौद्रिक नीति मतलब जब चीजों को पैसों के थ्रू मतलब कंट्रोल किया जाए और चीजों को मतलब किया जाए, तो मौद्रिक नीति में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की सर्वाधिक प्रचलित नीति बेसिकली यही होती है। सबसे पहला स्टेप आरबीआई का ही होता है, जिसमें हम बेसिकली 3 उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। एक होता है बैंक दर नीति, एक होता है कैश रिजर्व रेशो नीति, एक होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसको हम बैंक दर, कैश रिजर्व जिसको हम सीआर कहते हैं, और इसको ओएमओ कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, ओपन मार्केट जो ऑपरेशंस के नाम से जाना जाता है। अब इसको थोड़ा समझते हैं। ये मौद्रिक नीति कौन बनाता है? याद रखना आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आरबीआई मुद्रास्फीति बढ़ रही है तो गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं करती, इनडायरेक्टली वे में क्या बोलेगी कि हम बैंक दर नीति को चेंज कर रहे हैं। बैंक दर नीति का मतलब ये हो गया कि भाई हमने जो है लोन के रेट बढ़ा दिए। जो पहले लोन अगर मान लो होम लोन 10% में मिलता था, मान लो यार, फाइट मत करना, वो बोल रहा है 12% पे होगा। तो जब लोन महंगे होंगे, ध्यान से समझना, जब लोन महंगे होंगे तो आदमी घर नहीं खरीदेगा भाई। 2% बहुत होता है, क्योंकि होम लोन तो 20 साल तक चलते हैं, 15 साल तक होम लोन मतलब चलता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें ये पता चल गया कि जब मान लो बैंक दर मतलब कि बैंक दर में ही चेंज कर दिया, नीति में चेंज, क्योंकि इन्होंने एक मिनिमम थ्रेशोल्ड रख दिया कि इससे नीचे आप लोन नहीं दे सकते, तो उन्होंने अपने थ्रेशोल्ड को बढ़ा दिया। मान लो कोई बैंक था मिनिमम 6% था, अब मान लो ये कहते हैं कि नहीं 7% से देना है। और दोस्तों ये 1% बढ़ा तो जरूर है, लेकिन जब इसको आप ब्रॉड लेवल पे सोचोगे, ब्रॉड लेवल पे पूरी इकोनॉमी को लेके चलोगे, तो 1% बहुत होता है। 1% से करीब 50 से 60 हजार रुपये, 50 से 60 हजार करोड़ ऊपर नीचे हो जाते हैं। समझ रहे? इतना मतलब कि इतना गैप आता है, तो 50 से 60 हजार रुपये मार्केट से स्टक करना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसमें बैंक दर चेंज कर दी, ठीक है। बैंक यहाँ पे बैंक दर क्या बढ़ा दी, ऐसे याद रखो। कैश रिजर्व रेशो को भी बढ़ा दिया। पहले बोलते थे कि नहीं भाई आपको 3% के जगह से आपको अब 5% रखना है, वो 2% बढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा होते हैं। टेक्निकली अगर हम बात करें तो वो दोस्तों बहुत ज्यादा जो हमें बैंक दर जो है देखने को मिलती है। फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन से ये बोला कि बैंक ने अपने, गवर्नमेंट ने अपने बॉन्ड जारी कर दिए कि क्या बोला, मुझे 10 रुपए का बॉन्ड दो और अगले साल 11 रुपए का ले लो। लेकिन जब 10 रुपए मार्केट खरीदेंगे तो भाई पैसा तो गवर्नमेंट के पास आ गया, यानी कि मार्केट से पैसे को शक किया, यानी कि चूस लिया एक तरह से। तो जब मार्केट से जब पैसा जब कम होगा तो ऑटोमेटिक महंगाई क्या होगी, ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी। तो यही एक रीजंस जो होते हैं मौद्रिक नीति में, ये हमें 3 तरह की चीजें देखने। बाकी ये मैं बैंक वाली, जब मैं बैंक समझाऊंगा करीब 25-30 लेक्चर बनेंगे उसमें, तो बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा तो कैसे किस तरह से। फिर आते हैं राजकोषीय नीति। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए राजकोषीय नीति शामिल है। कराधान है, सरकारी खर्च है, पब्लिक बोरिंग है, इनके द्वारा भी चीज़ों को जो है कुल मिला के अगर हम बात करें तो इन पे भी कंट्रोल करके गवर्नमेंट कराधान टैक्सेशन में चेंज कर दिया, टैक्सेशन बढ़ा दिया गवर्नमेंट, क्योंकि उनको लगा इन्फ्लेशन हो गया तो टैक्स कराधान का क्या कर दिया, मान लो अभी मान लो कॉर्पोरेट टैक्स मान लो 20% है, 25% कर दिया। 5% बहुत होता है। सरकारी खर्च में क्या कटौती कर दी भाई। क्यों कटौती करेंगे, जब जाके कहीं ना कहीं चीजें होंगी तो इसमें क्या होगी, कमी करेंगे। पब्लिक बोरिंग में क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे कि पब्लिक से, जनता से उधार लो, जनता से उधार लो। तो पब्लिक बोरिंग में क्या होगा, फिर जब लोगों जब बॉन्ड अपने जारी करेंगे, पब्लिक बोरिंग करेंगे, तो लोगों के हाथ से पैसा निकलेगा, तो डेफिनेटली फिर मुद्रास्फीति जो होगी वो डाउन होगी। तो ये सब चीजें करने से अगर हम बात करें तो ये होता है, ठीक है। कुछ तथ्य ये हैं कि मौद्रिक नीति में सबसे महत्वपूर्ण है बैंक दर नीति। यदि आरबीआई चाहता है कि बाजार में पैसे की आपूर्ति और तरलता बढ़े तो वह बैंक रेट को कम कर देगा। यदि वह चाहता है कि बाजार में पैसे की आपूर्ति और तरलता कम हो तो बैंक रेट को बढ़ाएगा। मुद्रास्फीति बढ़ने के दौरान केंद्रीय समांतर रेपो रेट बढ़ाएगा और मुद्रास्फीति के कम होने के दौरान जो है बेसिकली जो है कम करेगा, जो मैं ऑटोमेटिक आपको जो मैं समझा चुका हूं। प्रशासनिक उपाय में क्या क्या हो सकता है, इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर वे कौन से हैं जिसमें आप जो अगर बात करें तो प्रशासनिक उपाय जो है कर सकते हैं। देखो, यह उपाय प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा लागू किए जाते हैं, यानी कि जो प्रशासन जो भी जो है कुछ ना कुछ उपाय कर सकता है। चूंकि
मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति दोनों ही इनकी अपनी एक सीमा होती है। सही बात है, सीमा है, ठीक है। अब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो इसमें अब गवर्नमेंट क्या करेगी? तो सब्सिडी देगी। सब्सिडी भी कहाँ तक देगी? एक लिमिट तक देगी, उसके बाद उसको भी घाटा होने लग जाएगा। तो हर किसी चीज की अगर हम बात करें तो अपनी एक सीमा होती है और इसके क्रियान्वयन में कुछ अंतराल बना रहता है। अतः मुद्रास्फीति को कम करने से सरकार द्वारा कुछ प्रशासनिक उपाय भी जरूरी होते हैं, जैसे खाद्य तेल, प्याज और दालों के निर्यात पर प्रतिबंध कर देती है। अभी देखो जैसे वीट एक्सपोर्ट हमने बंद कर दिया था, इसके बाद फिर IMF आया, नहीं भैया वीट एक्सपोर्ट चालू रहने दो। तो आप देख रहे हो IMF आके भारत से एक स्टेटमेंट करा कि ये नहीं बोला कैसे बंद कर दिया, ये बोला भैया प्लीज जारी रखो, दिक्कत हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसके भी हमारी फॉरेन पॉलिसी पे बहुत इंपैक्ट, जो हमारी भारत की जिसमें स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी चल रही है, बहुत अच्छी बोल सकते हैं कि भारत का स्वर्ण काल चल रहा है अभी एक तरह से फॉरेन पॉलिसी में, ठीक है। मोदी जी की सच में बाकी तारीफ भी करनी चाहिए कि उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रांग है। कुछ आवश्यक वस्तु के वायदा बाजार पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया, प्रतिबंध लगाना स्टार्ट कर दिया प्रशासन ने कि नहीं हम नहीं करने देंगे, नहीं अभी महंगाई चल रही है, अभी बंद कर देते हैं। फिर PDS में लीकेज को कम करने के लिए सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए। छत्तीसगढ़ के PDS मॉडल के आधार पर सरकार PDS में सुधार ला सकती है। छत्तीसगढ़ का मॉडल का PDS आप पढ़ना, केस स्टडी में सर्च करना, आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें पता चलेंगी, कितनी कमियों को उन्होंने मतलब कि खत्म किया। वहाँ पे बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया गया, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम लगाया गया, ताकि इन चीज़ों की मतलब की डिमांड हो सके, और ये सब चीज़ें जो है बहुत अच्छे से जो हमें देखने को मिलती हैं। तो ये सब चीज़ें अगर हम बात करें तो जिसके कारण अगर हम बात करें तो मुद्रास्फीति को जो है बेसिकली अगर बात करें तो कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कि कुल मिला के मोटा मोटा ये है कि हमने ये देखा अभी तक मुद्रास्फीति के बारे में समझा। अब इसके टेक्निकल चलते हैं कि WPI CPI क्या होता है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की जो कोशिश करते हैं। देखो भारत में मुद्रास्फीति की दर को किस तरह से तय किया जाता है, मुद्रास्फीति की जो दर होती है हमें आखिर कैसे पता चलता है, ठीक है। तो उसी चीज़ को अब जो है थोड़ा सा समझने की जो कुल मिला के जो कोशिश यहाँ पे जो करने की जो हम कोशिश करते हैं। देखो इसमें हमें यह पता चलता है कि एक होता है दोस्तों थोक मूल्य सूचकांक, एक होता है हमारा CPI और WPI। यानी कि मोटा मोटा आप ये समझो, देखो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स ऐसे नहीं, इसको सिर्फ VPI याद रखो। एक VPI है और एक हमारा CPI है, कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है भाई, ठीक है। WPI और CPI पे सबसे अगर क्वेश्चंस बनते हैं, इवन टेस्ट सीरीज में भी जाओगे तो इसी पे घुमा फिरा के इन्फ्लेशन को जो है तोड़ ताड़ के जो है इसी पे जो है पूरी की पूरी जो कुल मिला के जो बात करी जाती है। देखो थोक मूल्य सूचकांक का मतलब क्या होता है, पहले इस चीज को समझते हैं। हमारे देश में कैसे पता चलता है कि इतनी महंगाई हुई है, इसको मैं अगले लेक्चर में समझाऊंगा, लेकिन समझो आखिर हमारे देश में कैसे पता चलता है इतनी महंगाई हुई है। भाई कोई ना कोई एक पैमाना तो होगा, उस पैमाने का नाम है होलसेल प्राइस इंडेक्स, समझे। एक दूसरा पैमाना है जिसका नाम है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी जिसको हम बोलते हैं CPI। यानी कि जब महंगाई की दर को, ऐसा नहीं कि 5 बढ़ गया, किसी में 10 बढ़ गया, लेकिन एक एक्यूरेट पैमाना क्या है कि हमारे देश में 2% महंगाई बढ़ी, हमारे देश में 3% महंगाई बढ़ी, ये कैसे होगा, सोचो ये कैसे पता चलेगा। तो कोई ना कोई एक पैमाने को फिट किया जाता है, तो उसी फिट पैमाने का नाम है, वैसे तो हालांकि इसके बाद CPI में भी 4 तरह के देखने को मिलते हैं, लेकिन ये समझो कि एक आता हमारा होल ठीक है होल प्राइस इंडेक्स, और एक हमारा था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इन्हीं दो के थ्रू अगर हम बात करें तो हमें पता चलता है कि इसके थ्रू में ये पता चलता है कि हमारे देश में इतना पैमाना बढ़ा और इतना बढ़ा, ठीक है, समझ आया। अब देखो इसको अगले लेक्चर में समझाएंगे, पर इसमें मैं मोटी मोटी ये बात बताने की कोशिश करूंगा कि देखो जो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, ये प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाता है। इसमें ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, उसमें थोक को जो है कुल मिला के जो है बेसिकली अगर बात करें तो इसमें जो है शामिल किया जाता है। और जो कंज्यूमर वाला होता है वो हम जैसे उपभोक्ताओं के हिसाब से लिया जाता है, यानी कि हम जैसे जो उपभोक्ता जो लोग होते हैं उसके हिसाब से जो है इसको जो है बेसिकली जो है देखा जाता है। तो इसीलिए इसको जो हम बोलते हैं, मतलब इस पैमाने को जो बोला जाता है वो WPI और CPI के थ्रू जो इसको जाना जाता है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मेरे नोट्स को जो मैंने टेलीग्राम पे फोटोकॉपी करा ले, वहां पे मैंने करंट अफेयर के लिए सेक्शन भी छोड़ रखा है। तो जब भी कभी कोई करंट अफेयर आए, आप जैसे आप मालूम मेरे नोट्स को प्रिंट आउट लेते हैं तो आप क्या करें, उसमें 2 से 3 पेज ऐड करते हैं, और हमेशा जो नोट्स बनाएं वो लूज शीट पे बनाएं, कॉपी पे नहीं। कॉपी बनाएंगे गड़बड़ हो जाएगा, ना स्टेपल करवाएं, उसको बोलो भाई लूज शीट निकाल के दे मुझे। लूज शीट से ये होगा कि कल को आपको कुछ ऐड करना है, घटाना है या कोई और चीज़ करनी है तो आप उसको अच्छे से जो है कर सकें। तो इसी चीज़ को आप ऐसे जब आप चीज़ों को लेके चलेंगे, मेरे नोट्स सफिशिएंट हैं, हम NCERT के साथ भी लेके चल रहे हैं,
ठीक है। और मेरे हिसाब से एक रैंडम सो इन फ्यूचर में ये बुक भी आ सकती है अगर आप सपोर्ट करेंगे तो कुल मिला के मोटा मोटा ये है कि मेरे नोट्स को जब आप ऐसे पढ़ें, बड़ी मेहनत करी दोस्तों, बहुत एफर्ट्स लगे हैं। इवन उन नोट्स के अंदर हमने करंट अफेयर के साथ साथ हमने मेंस के भी क्वेश्चंस रखे हैं ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें कि हम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना कंटेंट आपको लिखना पड़ेगा ताकि आपके जो है नोट्स जो हैं बहुत अच्छे से कुल मिला के जो है बन सकें। तो ये चीज़ें जब आप लेके चलोगे तो मुझे लगता है कि लगेगा। और एक बात और, हिंदी मीडियम का रिजल्ट अभी बहुत अच्छा आ रहा है, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट बहुत अच्छे से जाए। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात ये दूंगा कि देखिए, किसी से हीनता भावना मत रखिए कि उसका इंग्लिश मीडियम में तो उसका हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। नहीं, अगर आप अपनी आंसर राइटिंग में अगर आप फोकस कर रहे हैं तो हमारा भी एक क्रैश कोर्स है 2000 रुपये का। आप चाहें तो हमसे भी आंसर राइटिंग जुड़ सकते हैं, उसमें आंसर हमारी टीम द्वारा चेक किए जाते हैं और लाइव फीडबैक 1-on-1, 1-to-1 या फिर बोल सकते हो, उसमें जो फीडबैक दिया जाता है। मैं हालांकि प्रमोशन नहीं करता हूं, बट फिर बताने को कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो हमारे अच्छे हैं। और ऑनलाइन कोर्स भी है जिसमें आपको सारी पीडीएफ, सारे आपको टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिल जाएगी। उसके लिए भी हमारे लिए ऑनलाइन प्रोग्राम हमें जो है देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे भी काम है थोड़ा, फिर इसके बाद फिर बाद में रिकॉर्ड करेंगे और अच्छे से फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएं। तो आज की वीडियो नहीं, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।